Assalamualaikum students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class तक हमने complete किया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पहला पार्ट जो पैथोलॉजिकल पार्ट आता है, जिसमें हमने डिजीज पढ़े, चाहे बैक्टीरियल डिजीज थे, वायरल डिजीज थे, प्रोटोजोन डिजीज थे, या हेलमिंथिक में निमेट हेलमिंथीज एंड प्लेटेहेलमिंथिक डिजीज थे, या फंगल डिजीज हमने पढ़ी। और हमने दो इंपॉर्टेंट डिजीज पढ़े जो आपके सिलेबस में अलग से दिए गए हैं, एक है वायरस और दूसरा है कैंसर। ये सब कुछ हमने यहां पे पढ़ा, तो कल तक हमने पढ़ा। इवन हमने स्टार्ट में पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमने पढ़ा। यानी कि जो पैथोलॉजिकल पार्ट है इस यूनिट का वो हमने कंप्लीट किया। आज हम इसी यूनिट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, या हम स्टडी करेंगे इम्यून सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, वी नो इट वेरी वेल कि जब हमने ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, डिजीज कॉजिंग पैथोजेन्स हो, या हमने वायरस पढ़े, या हमने प्रोटोजोन्स पढ़े, या हमने स्टडी किया है हेलमिंथीज या फंगस, इतने पैथोजेंस हमारे सराउंडिंग में होने के बावजूद बहुत सारी बीमारियां हमको नहीं होती है। यानी कि अगर कभी कभी हमारे बॉडी में इंफेक्शन हो भी जाता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसे मैं शॉर्ट में ऐसे समझाऊंगा बेटा, आपको पता ही है कि जो ये कोरोना वायरस की बीमारी पिछले 6 महीने से चल रही है पूरी दुनिया में, तो टिल डेट डॉक्टर्स ने या जो इसमें साइंटिस्ट ने, उनने सिर्फ एक ही पॉइंट कहा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उससे ये वायरस उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। मींस जो इम्यूनोलॉजिकली सेट है, फिट है, उन्हें ये वायरस उतना नुकसान नहीं करता है। हमने देखा चाहे वो कैंसर पेशेंट्स हो, चाहे वो किडनी पेशेंट्स हो, या चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, या ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट पेशेंट्स हो, उन्हें इस बीमारी से डरने की ज्यादा जरूरत, यानी कि उनको ये ज्यादा असर कर रहा है। हमने ये भी देखा कि जो लोग अंदर से फिट है, यानी कि जिनका अपना इम्यून सिस्टम फिट है, उन्हें ये डिजीज बहुत कम नुकसान पहुंचा रही है। नाउ हम जो जिस इलाके या जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, हमारे एनवायरमेंट में इर्द गिर्द बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे पैथोजेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी बीमारियां हमें नहीं होती है, या कभी कभार कोई बीमारी हो भी जाती है और हम खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हमें हर एक बीमारी के लिए हम क्यों नहीं मेडिसिन लेते हैं? जैसे एक सिंपल सा कॉमन कोल्ड होता है, कुछ टाइम के बाद फिर ठीक होता है। कभी हमें इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में नेचर ने, अल्लाह ने एक अच्छा सिस्टम रखा है जिससे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेन्स आते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किनसे? इन पैथोजन से। यानी कि हमारे बॉडी में ऐसे हम कह सकते हैं पुलिसमैन है या डिफेंस सिस्टम है। देखिए, जैसे एक मुल्क है, कंट्री है, कंट्री का डिफेंस सिस्टम, जैसे आर्मी अलग डिफेंस, ठीक है, नेवी अलग है, इसी तरह सपोज जो एयर है वो अलग है, इसी तरह जो बीएसएफ है वो अलग है, इस तरह जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है वो अलग है, इस तरह जो लोकल स्टेट पुलिस है वो अलग है। दैट मीन्स एक कंप्लीट डिफेंस सिस्टम एक कंट्री का होता है। जैसे हम देखते हैं बॉर्डर्स पे आर्मी और बीएसएफ तैनात होती है, वो हमेशा इस ताक में होता है कि कोई भी बाहर का कोई भी दुश्मन मुल्क में दाखिल ना हो जाए। और उसके बाद अगर हम देखेंगे जो मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर होते हैं दो तरह के, एक वो होते हैं जो आर्म्ड होते हैं, लाइक पुलिस है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, जो घूमते रहते हैं, नजर देते हैं, हर जगह वो उनकी विजन होता है, हर गांव में, हर विलेज में उनका अपना एक ऑफिस होता है, जिसे हम बोलते हैं पुलिस स्टेशन, जो हमेशा ये इस ताक में रहते हैं, अपने इलाके पर उनकी नजर होती है, कहीं पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई दंगा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई एडिक्शन तो नहीं हो रहा है, हर एक चीज पे वो नजर रख रहे हैं। यानी कि वो अंदर से बॉडी को, इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह कंट्री के बाहर, यानी कि जो कंट्री की बाउंड्री है, उस पर भी बाज़ाब्ता हमारा सिक्योरिटी पर्सन होता है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे बॉडी में भी ऐसे ही एक डिफेंस सिस्टम होता है। हमारे बॉडी में ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं उन पैथोजन से, उन एंटीजन से जो हमें बॉडी को अटैक कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी में बाहर से दाखिल हो सकते हैं। बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे आंख, नाक, कान, माउथ, या एनल पार्ट, या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां से एक पैथोजन हमारे बॉडी को के अंदर जा सकता है। तो हमें अपने बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम रखना है जो हमें इनसे प्रोटेक्ट कर सके।
देखिए बेटा, एक सिंपल सी बात है, हमारी स्किन है, एक बैरियर है। अगर कोई भी पैथोजन हमारी स्किन पे बैठे, वो हमारी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकता, हमें स्किन को पेंट्रेट नहीं कर सकता। तो एक स्किन एक नेचुरल बैरियर है। इसी तरह जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एटसेट्रा, उन पे भी जो अपर लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को पेंट्रेट नहीं कर सकता एक पैथोजन। तो दैट मीन जो म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल ऑर्गन्स की और जो हमारी स्किन है एक्सटर्नल, ये एक बैरियर है, हमें प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। जिस तरह एक कंट्री का जो बाउंड्री होती है उस पर बाज़ाब्ता आर्मी और बीएसएफ होती है, वो डिफेंस करते हैं अपनी कंट्री को, प्रोटेक्ट करते हैं अपनी कंट्री को, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी को स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब जाएंगे, अगर सपोज कभी भी हम कह सकते हैं दियर आर एंट्री पॉइंट्स जहां से पैथोजन बाईपास कर सकता है स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होगा, वो हमारे ब्लड में पहुंच सकता है और ब्लड से वो हर जगह पहुंच सकता है। लेकिन हमारे ब्लड में बाज़ाब्ता बहुत सारे डिफेंस पर्सनालिटीज है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लेंगे इम्यून सिस्टम। हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में आखिर जो इम्यून सिस्टम है वो किस चीज का बना है, कौन है इम्यून सिस्टम, कौन है इम्यून सिस्टम का पार्ट, क्या क्या चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और किस तरह ये काम करते हैं। तो फर्स्ट विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो 3 पार्ट्स है। स्ट्रक्चर यानी कि क्या है इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स किस चीज का बना है इम्यून सिस्टम, एंड वर्किंग ये कैसे काम करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। हमने 11th क्लास में बहुत सारे सिस्टम पढ़े, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो। इसी तरह एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, यानी कि ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किनसे, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज इम्यून सिस्टम। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, a group of organs which protects us, वो ऑर्गन्स जो हमें बचाएंगे, किन से बचाएंगे, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पैथोजेंस, या मैं ये भी कह सकता हूं एंटीजेंस, pathogen antigens. So a group of organs which protect us from pathogens or antigens is known as immune system. तो immune system हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किनसे, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस और एंटीजेंस। देखिए, the ability to fight against disease causing pathogens या एंटीजेंस। मैंने आपको कहा कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इसमें वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। सो वो ऑर्गन्स या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हमें बचाएंगे फ्रॉम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस और एंटीजेंस, उसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। लेकिन जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है, क्षमता है, क्या क्षमता है, क्या एबिलिटी है, दैट it works against the pathogen, that it attacks the disease causing pathogens or it reacts with the disease causing worms or pathogens or antigens, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। यानी कि जिस तरह एक कंट्री का एक सिस्टम है कि हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम क्या है, हमारी कंट्री का वॉर सिस्टम क्या है, ये एक एबिलिटी है एक कंट्री की कि उसका वॉर, उसका डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। जितना एक कंट्री का डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही अपनी कंट्री को वो हम कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम द फॉरेन इन्वेडर्स से। इसी तरह एक बॉडी जो है, इसकी कितनी एबिलिटी है दैट इट विल वर्क, इट विल फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, उससे हम कहते हैं इम्यूनिटी इज नोन एज
इम्यूनिटी, इसे हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनिटी। यानी कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजन। देखिए हर एक की इम्यूनिटी वैरी हो रही है। आप देखिए आप देखिए कोई इंसान है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसे जल्दी ही छोटी छोटी बीमारी का अटैक होता है, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, चाहे वो जुकाम हो, चाहे कोई और चीज, चाहे कॉमन कोल्ड हो या कुछ और। कुछ लोग ऐसे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उन्हें कोई भी पैथोजन या उनको कोई बीमारी जल्दी नहीं लग जाती है। ठीक है, सो दैट मीन्स एक बॉडी की क्षमता है टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन्स। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे होता है मामूली उनको कोई इंफेक्शन होता है, दे टेक एंटीबायोटिक्स। मामूली कुछ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, दे टेक एंटीबायोटिक्स। तो लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जब एक इंसान अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स लेगा, दैट मींस उसने अपनी बॉडी को ये टाइम नहीं दिया दैट वो बॉडी एक पैथोजन के साथ फाइट करे, उसे नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए याद रखे। और ऐसे इंसान की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि जब भी इसे मामूली इंफेक्शन होगा, विदाउट टेकिंग एंटीबायोटिक्स ये ठीक नहीं होगा। यहीं पे एक और बंदा ऐसा होता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जब भी उसे कोई इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक नहीं लेता है, वो कहता है चलो बॉडी खुद फाइट करेगी, और ऑटोमेटिक की बॉडी फाइट भी करती है, वो रिकवर भी करता है। तो उसकी इम्यूनिटी उस इंसान से स्ट्रांग होगी, उसे हर बार एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं होगी। नाउ जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये किस चीज का बना है? हमारा इम्यून सिस्टम दो, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में? हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो है वह है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जिन्हें बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। उसके बाद है लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और उसके बाद है एंटीबॉडीज, ठीक है। चार तरह के ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। एक है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दूसरा है लिम्फॉइड टिश्यू, थर्ड है लिम्फोसाइट्स, एंड फोर्थ है एंटीबॉडीज। दीज आर द सोल्जर्स। ये वॉर सोल्जर्स होते हैं जो एक कंट्री को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स है, ये हमारी बॉडी का वॉर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है किनसे? डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। सपोज आर्मी अलग डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, इस तरह बीएसएफ अलग है, सीआरपीएफ अलग है, इसी तरह जो नेवल है ये अलग है, इस तरह जो एयरफोर्स है वो अलग है, एयर डिफेंस। तो जिस तरह हर एक डिफेंस सिस्टम अलग अलग है, बट एट द टाइम ऑफ वॉर दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर वॉर करते हैं। तो सिमिलरली हमारे बॉडी में चार डिफेंस सिस्टम है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, देन लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। ये ऑल्दो थोड़ा है डिफरेंट, लेकिन दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो वी विल स्टडी दीज टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ दिस ऑर्गन्स जो है हमारा इम्यून सिस्टम, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि आखिर ये किस तरह काम करते हैं और इनकी कंपोजिशन क्या है। यहां पे एक पॉइंट लिखना मैं पसंद करूंगा, व्हेन वी स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, यानी कि वो साइंस जिसपे हम एक इम्यूनिटी को स्टडी करेंगे कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स अगेंस्ट द पैथोजेंस, व्हाट इज द मैकेनिज्म। आखिर एक बॉडी जो है वो किस तरह एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है, कैसे बॉडी को पता चलता है कि मेरे बॉडी के सेल्स अलग है और बॉडी के जो बाहर का कोई हमारे बॉडी में दाखिल वो डिफरेंट है। सपोज अगर हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया दाखिल होता है तो हमारे बॉडी को कैसे पता चलता है, हमारे डिफेंस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये दुश्मन है, ये घुसपैठिया है, वी हैव टू किल इट। तो इसके लिए जो ये मैकेनिज्म है कि किस तरह हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ को। सेल्फ मींस अपने सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और पराये सेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, सो इम्यूनोलॉजी मींस
स्टडी ऑफ immunity and immune system. ठीक है, इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को स्टडी करने को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी एंड द इम्यून सिस्टम, दैट्स नोन एज इम्यूनोलॉजी. सो बेटा फर्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यूनिटी, और दूसरा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, and fourth what is immunology. Now we'll study these parts of जो है immune system के parts है, इनको one by one study करेंगे. पहले हम लेंगे lymphoid organs. Now we'll study the lymphoid organs. हम पहले देखेंगे जो lymphoid organs है ये क्या होते हैं और कौन कौन है. वो organs जहां पे lymphocytes मैच्योर होंगे या प्रोड्यूस होंगे, we call such organs are lymphoid organs. तो lymphoid organs are the organs while lymphocytes are formed and matured. वो ऑर्गन जहां पे लिम्फोसाइट्स क्या होंगे या एक तो बनेंगे और इनकी मैच्योर यानी कि ओरिजिन एंड मैच्योरेशन. एक की लिम्फोसाइट जो है वो ओरिजिन होंगे, वो पैदा होंगे और वहीं पे उनकी क्या होगी, मैच्योरेशन. ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं. एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है बेटा. दूसरा है secondary lymphoid organs. So we have two types of organs, primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ, ध्यान से सुनिए, ओरिजिन ऑफ लिम्फोसाइट्स या ओरिजिन ऑफ WBCs भी कह सकते हैं, ओरिजिन. उसके बाद उनकी क्या होगी, डिफ्रेंसिएशन. ओरिजिन ऑफ WBC, एक तो WBCs वहां पे उनका ओरिजिन होगा, ठीक है, या लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होगा, और उसके बाद उन WBCs की क्या होगी, डिफ्रेंसिएशन. ओरिजिन, डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन. मैच्योरेशन ऑफ WBCs. तो ओरिजिन, डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ WBCs, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ये दो है, फॉर एग्जांपल टू है. एक है बोन मैरो, ठीक है, और दूसरा है थाइमस. और दूसरा क्या है, थाइमस. जो बोन मैरो है, ध्यान से सुनिए, बोन मैरो में WBCs पैदा होते हैं, यानी कि जो WBCs दे आर फॉर्मड इन बोन मैरो. आपको फॉर्मेशन कहां पे हुआ, ओरिजिन कहां पे हुआ, बोन मैरो में. और उसके बाद पहले हम देखेंगे कि जो बोन मैरो है इसमें WBCs प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक पहला पॉइंट है, WBCs आर फॉर्मड. और उसके बाद जो बोन मैरो है अगर वहां पे मैच्योरेशन होगी, देखिए पहले हम लेंगे WBCs. बोन मैरो में WBCs बनते कहां से बनते हैं, एक सेल है इसका नाम है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरोपोटेंट
स्टेम सेल्स। तो जो बोन मैरो है वहां पे WBCs बनते हैं। कहां से बनते हैं? बोन मैरो में एक स्टेम सेल होते हैं, इसका नाम है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। इसी प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से WBCs बनते हैं। कौन कौन से WBCs है, ध्यान से सुनिए। पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स, ठीक है बेटा। तो जो WBCs है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। वहां पे कुछ और सेल्स भी बनते हैं लाइक इर्थोसाइट्स, प्लेटलेट्स, वो तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना कहना है कि जो बोन मैरो है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है WBC फ्रॉम द प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। WBC दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स आते हैं, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स जो दो है, एक है लिम्फोसाइट्स और दूसरा नेचुरल किलर सेल्स। एक है लिम्फोसाइट्स और दूसरे क्या है? नेचुरल किलर सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स है, ध्यान से सुनिए, लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं। इसलिए मैं यहां पे लेटर यहां पे लिखूंगा, आई विल राइट इट हियर। जो लिम्फोसाइट्स है ये दो तरह के होते हैं यहां पे। एक है T लिम्फोसाइट्स और दूसरा है B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जो B लिम्फोसाइट्स है, ध्यान से सुनिए, जो B लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। से पॉइंट नोट रखिए कि जो B लिम्फोसाइट्स है दे मैच्योर इन बोन मैरो, इसलिए उनको आगे हमने वर्ड यूज किया B। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा द B in B lymphocyte stands for, तो ध्यान से सुनिए, एक्चुअली ये B हमने वर्ड यूज किया है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। बुर्सा ऑफ फैब्रिकस जो किन में पाया जाता है? ये बर्ड्स में पाया जाता है। दैट मीन्स एक्चुअली जो B लिम्फोसाइट्स है उन्हें हमने पहली बार आइसोलेट किया या स्टडी किया, कहां से? फ्रॉम द बुर्सा फैब्रिकस ऑफ बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें एक ऑर्गन होता है, इसका नाम है बुर्सा फैब्रिकस। वहीं से हमने B लिम्फोसाइट को निकाला और इसलिए उन लिम्फोसाइट को हमने नाम रखा B। तो B लेटर जो है B लिम्फोसाइट में, इट स्टैंड्स फॉर बुर्सा फैब्रिकस, ठीक है। तो एक्चुअली मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जहां पे लिम्फोस या WBCs मैच्योर होते हैं और बनते भी है। ये दो तरह के, एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है इनमें ये वो ऑर्गन्स है जहां पे ओरिजिन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन ऑफ WBC होगा। तो बोन मैरो जो है इसमें जो WBCs होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। वहां से इर्थोसाइट भी बनते हैं और प्लेटलेट्स भी बनते हैं, लेकिन मुझे उनको डिस्कस करने की जरूरत यहां पे नहीं है। WBC दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स है उनमें न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स आते हैं, और जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है उनमें आते हैं लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। जो लिम्फोसाइट्स ये दो तरह के, एक है T लिम्फोसाइट और दूसरा B लिम्फोसाइट। जो B लिम्फोसाइट है इसकी मैच्योरेशन होती है बोन मैरो में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो लेटर B है ये कहां से ओरिजिन हुआ, एक्चुअली हमने पहली बार B लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया, कहां से? फ्रॉम द बुर्सा फैब्रिकस ऑफ बर्ड्स, इसलिए हमने इनके लिए वर्ड यूज किया B। तो पहला पॉइंट याद रखिए, जो ह्यूमंस में B लिम्फोसाइट्स है इनका ओरिजिन होता है बोन मैरो में और वहीं पे इनकी मैच्योरेशन भी होती है। या ऐसी बात भी ट्रेनिंग, यानी कि इनकी पैदाइश भी बोन मैरो में और ट्रेनिंग भी होती है बोन मैरो में। पैदाइश भी बोन मैरो में और ट्रेनिंग भी बोन मैरो में। लेकिन क्यों पढ़ा इनको नाम B लिम्फोसाइट? बिकॉज हमने जब पहली बार B लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया वो ऑर्गन था बर्ड्स का बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। ये था बोन। और बोन मैरो के मुताबिक एक और पॉइंट याद रखिए, जो बोन मैरो है ये
ये दो तरह का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, या आपने 12th में भी पढ़ा होगा या नीट में फिर पढ़ोगे इंशाल्लाह जब हम स्टडी करेंगे बोन को। तो बोन में जो है बोन मैरो जो होता है वो दो तरह का होता है, रेड कलर का और येलो कलर का। जो रेड कलर होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, तो वहीं पे एक्चुअली मैचुरेशन ऑफ ऑरिजिन होता है। जो येलो बोन मैरो तो वहां पे एडिपोज टिश्यू होता है, तो वहां पे कोई ऑरिजिन नहीं होता है। ये था पहला बोन मैरो। दूसरा है दूसरा थाइमस। इसे हम थाइमस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसका नाम है थाइमोसिन। जो थाइमस ग्लैंड है ये पाया जाता है कहां पे? नियर द हार्ट, बिहाइंड द स्टर्न। नियर द हार्ट ये ऑर्गन होता है प्रेजेंट नियर द हार्ट, behind the sternum, near the heart behind the sternum, यानी कि ये दिल के पास होता है और चेस्ट बोन जो होती है स्टर्न उसके पीछे होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स occurs inside the thymus gland। ठीक है, तो जो थाइमस है वहीं पे होती है टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन। जो टी लिम्फोसाइट है बनता है कहां पे? बोन मैरो में, लेकिन ट्रेनिंग कहां पे होती है? थाइमस ग्लैंड में, इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया टी। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है इनमें जो लेटर टी है दैट स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो ये पूछा जाता है कि व्हाट T stands in T lymphocyte, it's thymus gland। तो T lymphocyte बनते कहां पे है? बोन मैरो में, लेकिन इनकी मैचुरेशन, इनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? थाइमस ग्लैंड में। क्या है थाइमस ग्लैंड? ये एक छोटा सा ग्लैंड है जो पाया जाता है कहां पे? हार्ट के पास, बिहाइंड द स्टर्नम। और एक और पॉइंट इस थाइमस के मुताबिक याद रखिए, ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, इसका नाम है थाइमोसिन। एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। और एज के साथ, ध्यान से सुनिए, विद द पैसेज ऑफ एज ये इसकी जो साइज है वो डिमिनिश होता है, और प्यूबर्टी के टाइम इसका साइज बहुत डिमिनिश होता है, डिक्रीज इन साइज विद द एज। वक्त के साथ जितना जितना एक इंसान की ग्रोथ होती है, एजिंग होती है, उतना उतना थाइमस ग्लैंड क्या होता है? डिक्रीज साइज में। बिफोर प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी से पहले जो एक बच्चे में ग्रोथ होती है वो होती है थाइमोसिन की वजह से, वो होती है थाइमस ग्लैंड की वजह से। लेकिन जब एक चाइल्ड प्यूबर्टी में दाखिल होता है, जब एक ह्यूमन प्यूबर्टी में दाखिल होता है, तो थाइमस ग्लैंड डिमिनिश होता है साइज में, डिक्रीज होता है साइज में, बिल्कुल साइज छोटा हो जाता है, और ये थाइमोसिन निकालना बंद करता है, जिसकी वजह से फिर ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। सो दिस वाज ये किसके मुताबिक था? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन है जिनमें ऑरिजिन डिफरेंस है, वो मैचुरेशन ऑफ WBCs होगा। ये दो है, एक है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। बोन मैरो में एक सेल होती है प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल, जहां से WBCs पैदा होते हैं। WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रैन्यूल एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, ईस्टोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स ग्रैन्युलोसाइट्स। एग्रैन्युल में लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। बोन मैरो से जब ये न्यूट्रोफिल, ईस्टोफिल और बेसोफिल और मोनोसाइट्स बनते हैं, इनको फिर पासन किया जाता है ब्लड में। और जो एग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट है, T एंड B लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट की मैचुरेशन होती है बोन मैरो में ही, तो पैदा भी वहीं पे, ट्रेनिंग भी वहीं पे। लेकिन जो लेटर B है, ये क्यों इसको स्टैंड दिया गया है? ये इसलिए है क्योंकि हमने पहली बार इनको आइसोलेट किया कहां से? फ्रॉम द बर्ड्स के बुर्सा फैब्रिकस से। उसके बाद T लिम्फोसाइट, इट स्टैंड्स फॉर थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड है जो हार्ट के पास, चेस्ट बोन के पीछे होता है। ये मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट वहीं पे होता है, इसलिए हमने इनके लिए लेटर T यूज किया है। विद द पैसेज ऑफ एज जो है थाइमस है डिक्रीज होता है साइज में। बिफोर प्यूबर्टी ये कंट्रोल करता है ग्रोथ, लेकिन उसके बाद इसका साइज जो है डिक्रीज होता है। तो पोस्ट प्यूबर्टी के बाद इसका साइज बहुत डिक्रीज होता है, और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। दैट वाज ऑल अबाउट द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
नाउ वी मूव टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, मैंने भी आपकी बात की, हमने बात की एक बोन मैरो और उसके बाद हमने बात की थाइमस की। बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है WBC, जो दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, और एक ग्रैन्युलोस में लिम्फोसाइट्स आते हैं। हमने देखा जो बी लिम्फोसाइट है उसकी मैचुरेशन और प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में, और जो टी लिम्फोसाइट है वो पैदा होता है बोन मैरो में, लेकिन उनकी मैचुरेशन होती है थाइमस ग्लैंड में। अब जो ये बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल्स, जहां से भी इनका ओरिजिन है, जहां भी इनकी मैचुरेशन है, लेकिन ये जब उस जगह को छोड़ के उस जगह जाएंगे जहां पे ये दुश्मन के साथ जंग लड़ेंगे। देखिए, हम एक आर्मी वाले की बात करें, एक डिफेंस पर्सनल की बात करेंगे, उसकी पैदाइश होती है कहीं पे, कोई बिहार का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई कलकत्ता का है, कोई सपोज तमिलनाडु का है, आंध्रा का है, केरला का है, डिफरेंट रीजन्स के हैं। उनकी पैदाइश वहां पे होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कहां पे होती है? डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स में। पैदाइश एक जगह पे, ट्रेनिंग दूसरी जगह पे, लेकिन जब वॉर होता है तो उन्हें भेजा जाता है वॉर। वॉर बॉर्डर्स पे भी होंगे, किसी स्टेट में भी होंगे, तो उनको वहां भेजा जाता है। सेम हैपनिंग हियर। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ये वो ऑर्गन्स है जहां पे एक ये जंग छिड़ेगी किस किस के बीच में? बिटवीन द WBCs या बिटवीन द लिम्फोसाइट्स एंड बिटवीन द एंटीजन और द पैथोजन। सो आई कैन राइट हियर सेकेंडरी लिम्फोसाइट जो है, ये साइट्स वायर interaction occurs between किस किस के बीच में? एंटीजन or we can say pathogen, which occurs between antigen or pathogen and or T and B lymphocytes। इसमें नेचुरल किलर सेल्स भी आते हैं। सो वो जगह जहां पे जंग होगी, जहां पे वॉर, मैंने आपको बोला RBC या जो WBC है, इनकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो में। इसी तरह जो T लिम्फोसाइट है, B लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन होती है कहां पे? बोन मैरो में। इनकी मैचुरेशन डिफरेंट रीजन में होती है। जैसे T लिम्फोसाइट की मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होती है, B लिम्फोसाइट की मैचुरेशन बोन मैरो में होती है। लेकिन जब जंग लड़ने का टाइम होगा, वॉर लड़ने का टाइम होगा, जब उनको किसी दुश्मन को, पैथोजन को एलिमिनेट करना होगा, सो दे लीव देयर प्रोडक्शन, दे लीव देयर साइट्स, दे लीव देयर ओरिजिन, और कहां पहुंचते हैं? उस जगह पे जहां पे वॉर होगा। तो सेकेंडरी लिम्फोइड और एक जगह है, साइट है, जहां पे वॉर होगा, जंग होगा। किस किस के बीच में? पैथोजन और लिम्फोसाइट्स के बीच में। तो कौन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? ध्यान से देखिए। पहला हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की, लाइक टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स है, लाइक फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स, व्हाट दे डू? जो लिम्फ नोड्स है, टॉन्स फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स, ये लिम्फ में से ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को, माइक्रो ऑर्गन्स को। ट्रैप्स एंड किल्स, ट्रैप्स एंड किल्स पैथोजेंस। कहां से? फ्रॉम द लिम्फ। तो जो लिम्फ नोड्स के पास लिम्फ पहुंचता है, उस लिम्फ में जो पैथोजन होगा उसे ट्रैप किया जाता है और उसके बाद एलिमिनेट किया जाता है, किल किया जाता है। तो यह है लिम्फ नोड्स। उसके बाद एक और है स्प्लीन। स्प्लीन भी है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो स्प्लीन है, ये बिल्कुल बीन शेप्ड ऑर्गन है, स्मॉल बीन शेप्ड ऑर्गन। यह है स्टोमक, बिल्कुल स्टोमक के पास यह रीजन यहां पे होता है, पाया जाता है, यहां पे होता है स्प्लीन। ठीक है बेटा। जो स्प्लीन है इसे कहते हैं रिजर्वायर ऑफ RBCs, इसलिए इसको शॉर्ट में कहते हैं नोन एज ब्लड बैंक एंड
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ये पूछे जाता है कि हु इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हु इज द ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ये कौन है? स्प्लीन। देखिए जो स्प्लीन है बिल्कुल वीन शेप्ड है, स्टोमक के पास पाया जाता है। ये आरबीसी का रिजर्वियर है, इसे ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ये काम क्या करता है? ये ब्लड में से, यानी कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, प्यूरिफाई करता है। उस ब्लड में जो डेड आरबीसीज होते हैं या उस ब्लड में जो हम कह सकते हैं पैथोजेंस होते हैं, उनको ट्रैप करता है और उनको किल करता है। ट्रैप्स पैथोजन फ्रॉम ब्लड। ये ब्लड में से किसे ट्रैप करता है? पैथोजेंस को। इसलिए ये ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफायर यानी कि ये ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जिस तरह हम कहते हैं एयर प्यूरिफायर, जो एयर को क्या करता है? प्यूरिफाई। इसी तरह ये ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, क्योंकि ये ब्लड में से किसे ट्रैप करता है? पैथोजेंस को, और उन पैथोजेंस को किल करता है। तो ये है स्प्लीन। नेक्स्ट, माल्ट, म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid tissue। Mucosa, M stands for mucosa, A stands for associated, L stands for lymphoid, T stands for tissue। Mucosa associated lymphoid tissue, माल। ये क्या है? ये एक लिम्फेटिक हम कह सकते हैं लिम्फ नोड है। ये एक लिम्फ नोड है जो कहां पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट में ये पाया जाता है। जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, तो वहां पाया जाता है। ठीक है। जो माल्ट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इफ यू स्टडी एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो एक टॉप लेयर है उसे बोलते हैं म्यूकोजा। तो म्यूकोजा के साथ एसोसिएट होते हैं कुछ लिम्फेटिक टिश्यू, तो जो एक्चुअली स्टोर करते हैं लिम्फोसाइट्स को, उसी को हम नाम देते हैं माल्ट। ये माल्ट पाया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये माल्ट पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये पाया जाता है यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट में। तो ये जो माल्ट है, इसमें ये एक लिम्फेटिक टिश्यू है, हमें प्रोटेक्ट करता है। किन से प्रोटेक्ट करता है? पैथोजन से। 50% ऑफ लिम्फोसाइट यहीं पे स्टोर हो जाते हैं, इन 3 जगह पे। हमारी बॉडी के जो टोटल लिम्फोसाइट है उसका 50% स्टोर होता है जीआईटी में। आई विल राइट इट हियर, 50% जो लिम्फोसाइट्स है दे आर स्टोर इन द जीआईटी, रेस्पिरेटरी और यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है उनमें 50% लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं। ये था माल्ट। इसी तरह इफ यू रिमेंबर, जो इंटेस्टीन है, इलियम है, इलियम में जो माल्ट है उसे हम एक स्पेशल नाम देते, उसे बोलते हैं पियर्स पैड्स। इंटेस्टीन में जो इलियम होता है, इलियम, स्मॉल इंटेस्टीन में इलियम होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो इलियम होता है उसमें जो माल्ट होता है, उस माल्ट को हम नाम देते हैं पियर्स पैड्स। पियर्स पैड्स, यानी कि पियर्स पैड्स भी माल्ट ही है, लेकिन ये कहां पे पाया जाता है? इलियम। तो इलियम के माल्ट को हम बोलते हैं पियर्स पैड्स। और एक और यहां पे लिखे एग्जांपल, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऑल्दो ये वेस्टिजियल है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। रिसेंटली से प्रूव किया गया दैट इट स्टोर्स लिम्फोसाइट्स। तो ये प्रोटेक्ट करता है किनसे?
डिजीज से, पैथोजन से। सो ये कुछ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स थे, जिनमें पहले लिया लिम्फ नोड, दूसरा है स्प्लीन, थर्ड है माल्ट एंड फोर्थ है दिस अपेंडिक्स पियर्स ऑफ पैच। ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक्चुअली ये एक ऐसी जगह है जहां पे वॉर होता है, किन किन के बीच में, दुश्मन पैथोजेंस के बीच में और लिम्फोसाइट के बीच में। ये जो ऑर्गन्स है ये ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को, एंटीजेंस को, कहां से, फ्रॉम द ब्लड और लिम्फ, और उसके बाद उनको किल करते हैं, क्योंकि दीज टिश्यू स्टोर्स द लिम्फोसाइट्स फॉर द एनकाउंटर अगेंस्ट द पैथोजेंस। दिस वाज अबाउट द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी कंप्लीट, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी कंप्लीट। और इसी लिम्फोइड ऑर्गन के साथ हमने स्टडी क्या किया, लिम्फोइड टिश्यू, जिसमें आते हैं लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, माल्ट और पियर्स पैच एंड अपेंडिक्स। ये थे लिम्फोइड टिश्यू। तो हमारा पहला पार्ट, मैंने आपको बोला इम्यून सिस्टम के 4 पार्ट्स है। पहला क्या था, लिम्फोइड ऑर्गन्स, उसमें हमने लिया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो भी हमने पढ़ा, थाइमस भी पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा लिम्फोइड टिश्यू, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, माल्ट, अपेंडिक्स एंड पियर्स पैच। तो लिम्फोइड टिश्यू भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट जो है आप इसमें, वो आता है लिम्फोसाइट्स। We have to see in detail what is a T lymphocyte, what is a B lymphocyte, और हमें पढ़ने हैं एंटीबॉडीज। लेकिन लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज को पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि ये लिम्फोसाइट्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह मैच होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। उसके लिए हम एक पार्ट पढ़ेंगे पहले यहां पे, इम्यून सिस्टम, यानी कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, किस तरह की इम्यूनिटी होती है। नाउ एक नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे, दैट्स टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अभी हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने 2 कंपोनेंट्स कंप्लीट किए। पहला है लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा था लिम्फोइड टिश्यू। थर्ड आता है लिम्फोसाइट्स और फोर्थ आता है एंटीबॉडीज। इनको स्टडी करने से पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। यहां पे 2 तरह की इम्यूनिटी है। पहला है इनबॉर्न, इनेट या नॉन स्पेसिफिक। यहां से है एक्वायर्ड, एडाप्टिव या स्पेसिफिक। तो जो इम्यूनिटी है वो 2 तरह की होती है। एक है इनबॉर्न इम्यूनिटी या इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहां से इसको कहते हैं एक्वायर्ड, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ध्यान से देखो बेटा, हम पहला पॉइंट इसमें स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट, जो इनबॉर्न होता है, ये जो इनबॉर्न या इनेट, इसका नेचर क्या है? नेचर मीन्स ये वाली इम्यूनिटी इनबॉर्न है, सिंस बर्थ, ये पैदाइशी है। जब से एक इंसान की पैदाइश है, उसको पैदाइश के वर्षे में मिलता है। और यहां पे क्या है नेचर? एक्वायर्ड, ये इंसान हासिल करता है आफ्टर बर्थ। यहां पे बाय बर्थ, या हम कह सकते हैं बाय बर्थ। यहां पे कब है? आफ्टर बर्थ। तो दैट मीन्स जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये हमें पैदाइश से ही मिलती है, बाय बर्थ से ही मिलती है। और ये जो एक्वायर्ड होती है ये हमें तब मिलती है इंसान को जब पैदा होने के बाद। पैदा होने के बाद वो कौन से एनवायरनमेंट में, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहेगा उसे। सपोज हम बात करेंगे पोलियो की। कुछ लोगों को हम पोलियो की वैक्सीन देते हैं तो वो अटेन करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट द पोलियो, तो इन्हें पोलियो नहीं होता है। कुछ लोग भूल जाते हैं तो अगेन द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पोलियो, तो उन्हें पोलियो हो जाता है। तो दैट मीन्स हमने अटेन की इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ अगेंस्ट द पोलियो, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड। सेकंड,
प्रेजेंस, ये किस में पाया जाता है? ये बोथ इनवर्टेब्रेट एंड वर्टेब्रेट, ये दोनों में पाया जाता है, वर्टेब्रेट्स में भी और इनवर्टेब्रेट्स में भी। ओनली वर्टेब्रेट्स। तो जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है ये पाया जाता है किन में? बोथ इनवर्टेब्रेट्स एज वेल एज वर्टेब्रेट्स। और जो एक्वायर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है। थर्ड, एक्टिविटी। जो बाय बर्थ होगा दैट विल लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, तो ये थ्रू आउट द लाइफ रहता है, थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है या लॉन्ग लिव्ड है। तो जो एक्वायर्ड है या तो ये बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। इनबॉर्न में क्या क्या आता है? कंपोनेंट्स। इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट आता है? जो इनबॉर्न है इसमें आते हैं 4 बैरियर्स। हम पढ़ेंगे फिजिकल बैरियर्स है, केमिकल बैरियर्स है, ठीक है, ब्लड सेल्स है, एटसेट्रा। तो यहां पे 4 बैरियर्स एंड कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है एक तो लिम्फोसाइट्स, T and B lymphocytes and एंटीबॉडीज। इसलिए मैंने आपको रखा जो 3rd and 4th कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, एक है लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज, वो हम एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में स्टडी करेंगे। 5th, देखिए पहले याद रखिएगा जो इनबॉर्न है या इनेट है या नॉन स्पेसिफिक है, इसकी जो मेमोरी है यानी कि ये दुश्मन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए याद नहीं रखता है। सपोज अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आता है, उस पैथोजन को बाय इनबॉर्न या इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम से जब उस पैथोजन को एलिमिनेट करेंगे तो इनेट इम्यूनिटी में या इनबॉर्न इम्यूनिटी में उसे याद नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर उसी पैथोजन को हम एलिमिनेट करेंगे बाय एक्वायर्ड और एडेप्टिव स्पेसिफिक सिस्टम से, तो ये सिस्टम उसे हमेशा के लिए क्या रखता है? याद रखता है। तो मेमोरी में ये याद नहीं रखता है, सो नो, बट ये याद रखता है, ठीक है। सो दैट मीन्स जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये पैथोजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए याद रहेगा हमारी बॉडी। यानी कि अगर हमारी बॉडी में एक दुश्मन दाखिल होता है तो वो जो दुश्मन है वो जो ही पैथोजन के साथ, जो ही लिम्फोसाइट के साथ या एंटीबॉडीज के साथ एनकाउंटर करेगा, तो ये लिम्फोसाइट या ये एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स बनाते हैं जो इस वाले पैथोजन को नेक्स्ट एनकाउंटर के लिए याद रखेंगे। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी में वहां पे कोई मेमोरी नहीं है। जो इनबॉर्न या इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को नहीं, ये हर एक के लिए जैसा है। सो ये स्पेसिफिसिटी, सो ये नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक। सपोज हम बात करेंगे स्किन की, स्किन इज अ बैरियर। कोई भी बाहर का पैथोजन ये किसी को भी अलाउ नहीं करेगा, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, ये स्किन किसी चीज को भी अलाउ नहीं करेगा। हम नहाते, पानी है, पानी स्किन के थ्रू एंटर नहीं होता है, पैथोजन हो वो इसके थ्रू एंटर नहीं होता है। तो दैट मीन जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन जो एक्वायर्ड है ये हाईली स्पेसिफिक है। यहां पे एक लिम्फोसाइट या एंटीबॉडीज अपने ही एक पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। सो इसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। सो ये स्पेसिफिक है, ये क्या है? स्पेसिफिक। वो जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो क्या है? वो है स्पेसिफिक। लाइन ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसमें फर्स्ट
एंड सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम आता है। यानी कि जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है वो कहां पे है, वो किसमें आता है, वो आता है इनबॉर्न में। क्या है, लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है वो आता है, वो है इनबॉर्न में। और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है किसमें, एक्वायर्ड में। तो एक्वायर्ड में आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, और जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम है वो किसमें आता है, इनेट में। तो मैं इसे सम अप करना चाहता हूं कि अभी तक ने क्या पढ़ा। हमने उठाया टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इज देयर, इनबॉर्न और इनेट और नॉन स्पेसिफिक। ये इनबॉर्न है, ये बाय बर्थ है, इसका नेचर जो है वो बाय बर्थ है। दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, ये वो है जिससे हमने हासिल किया बाय बर्थ, यानी कि हम इसके साथ एडाप्ट हो रहे हैं। सपोज कोरोना वायरस आज फैला है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गया, उनके अंदर एंटीबॉडीज हो गए, तो अब इसकी बॉडी में उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगे, या हम कह सकते हैं प्लाज्मा होंगे। तो दैट मीन्स जो एक्वायर्ड है ये हम हासिल करते हैं आफ्टर बर्थ। इसकी प्रेजेंस ये इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में पाया जाता है, जो एक्वायर्ड है इसे वर्टिब्रेट्स में है। एक्टिविटी थ्रू आउट द लाइफ रहता है एक्टिव, ये सिर्फ शॉर्ट लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड है, ये थ्रू आउट द लाइफ एक्टिव नहीं है। कंपोनेंट्स, इसमें 4 बैरियर्स और कंप्लीमेंट सिस्टम है, इसमें लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज आते हैं। ये मेमोरी, यानी कि ये मेमोराइज नहीं करेगा, ये पैथोजन को याद नहीं रखेगा, बट ये पैथोजन को याद रखेगा। स्पेसिफिसिटी में ये नॉन स्पेसिफिक है, बट ये हाईली स्पेसिफिक, यानी कि ये पहचानता है पैथोजन को। और डिफेंस सिस्टम में ये फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम आते हैं इनबॉर्न में, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम आता है एक्वायर्ड में। अब ये 7 पॉइंट्स हमने रीड किया बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो जो ये इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी 3 काम करती है। पहला, हमारी इम्यूनिटी 3 काम करती है। पहला काम, रिकॉग्नाइजेस एंटीजन। कोई भी हो, चाहे वो इनेट हो या एक्वायर्ड हो, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। बाइंड्स विद एंटीजन, तो जो इम्यूनिटी है चाहे वो इनबॉर्न हो या एक्वायर्ड हो, ये एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे। रिमेंबर्स एंटीजन, तो दैट मीन्स ये जो है, ये इम्यूनिटी जो है ये रिकॉग्नाइज करेंगे एक एंटीजन को। तो कोई भी एंटीजन हो, जब वो हमारी बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करेगा, चाहे वो इनेट इम्यूनिटी हो या एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, कोई भी इम्यूनिटी हो, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा। यानी कि सबसे पहला जो है रिकॉग्निशन मस्ट। जब तक ने एंटीजन की पहचान होगी तब तक उसको पहचान है, उसको अलाउ करना, नहीं अलाउ करना बहुत मुश्किल है। सो हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी की खास बात यह है कि वो एक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो पहचानते हैं। उसके बाद जब उन्हें एंटीजन को पहचाना, उस एंटीजन के साथ बाइंड होना या उस एंटीजन के खिलाफ रेस्पॉन्स देना, यह इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एंटीजन हमारी बॉडी में दाखिल हुआ, हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के साथ उसके साथ बाइंड हो गए, उसके बाद रेस्पॉन्स जनरेट करना, इन्फॉर्म करना बॉडी को कि समथिंग इज बैड। सपोज फीवर होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, कुछ ऐसा होता है हमारी बॉडी में कि हमें लगता है कि वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, हम ठीक नहीं है। देखिए जब फीवर राइज होता है तो हमें लगता है कि समथिंग इज बैड, कुछ गलत है हमारी बॉडी से। एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ और इन्फेक्शन है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज है हमारी बॉडी, तो दैट्स द रेस्पॉन्स। और उसके बाद इस एंटीजन के खिलाफ रेस्पॉन्स देने के बाद इस एंटीजन को याद रखना, रिमेंबर करना। क्लियर? यह है रोल ऑफ इम्यूनिटी। तो आज के क्लास में हमने स्टार्ट किया कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट्स लिए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। इसमें हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े। पहला है लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो और थाइमस को रीड किया। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने लिम्फॉइड टिश्यूज को रीड किया, जिसमें आते हैं स्प्लीन आता है, जिसमें आते हैं लिम्फ नोड्स आते हैं, जिसमें आते हैं हमने माल पढ़ा, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, और हमने पढ़ा अपेंडिक्स। ठीक है। उसके बाद हमने रीड किया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें हमने 2 इम्यूनिटी के डिफरेंस को स्टडी किया
कि व्हाट इज इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी, व्हाट्स एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमने 7 पॉइंट्स को कंपेयर करके, यानी कि हमने 7 पॉइंट्स कंपेयर करके पढ़े बिटवीन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी और इसके कौन से बैरियर्स है और क्या होता है कंप्लीमेंट सिस्टम। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।